फर्स्ट ईयर प्रेजेंट ऑल। पहले वाले जो लेक्चर मैंने आपको भेजे थे एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने उसको कहाँ कहाँ पाई जाती है यानी हैबिटेट वो पढ़ा था, और उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी सेल स्ट्रक्चर, एल्गी शैवाल के अंदर सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा शैवालों में जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, जो वर्ग होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, उनके आधार पर उनका सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। जो सबसे प्रिमिटिव क्लास, जो सबसे पुरानी जो क्लास है, जो सबसे कम डेवलप्ड जो क्लास है, वो साइनोफाइसी मानी जाती है शैवालों की, जिसके अंदर नील हरित शैवाल आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नीला और हरा रंग मिक्स्ड होता है, उनको हम नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो कि कौन सी क्लास में आते हैं, साइनोफाइसी। बाकी और ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी है, आपको और ब्राउन एल्गी मिलेगी, फियोफाइसी है, रेड एल्गी मिलेगी, रोडोफाइसी है। इनके मेंबर्स आपके कोर्स में हैं, जिनका सारा जीवन चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो सेल का स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, जो कि आप स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका एडवांस्ड होती है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यू का मतलब होता है नया, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब किससे है यहाँ पे, केंद्रक से, न्यूक्लियस से। जिस कोशिका के अंदर केंद्रक पुराने प्रकार का है, प्रिमिटिव है, तो वो हो गई प्रोकैरियोटिक। जिसके अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो एडवांस्ड है, वो हो गई यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये चित्र है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है साइनोफाइसी क्लास में। शैवालों का साइनोफाइसी क्लास कौन सी क्लास होती है, लिख लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी की ये क्लास है, जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। उसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब ये जो कोशिका है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही रहेंगी, शेप अलग हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका गोल भी हो सकती है, लंबाई ज़्यादा हो सकती है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है शेप में, लेकिन अंदर की चीज़ें उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में लगभग सेम होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक से किस प्रकार भिन्न है, इसको मैं पहले बाद में समझाऊंगी। पहले ये समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहले इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रिमिटिव होता है। इसका केंद्रक जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा हो, इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर नहीं है। एक इसके अंदर छोटा सा एक गोल संरचना होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, वो न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर नहीं है। तो ऐसा केंद्रक जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना उसके अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, वो सिंपल उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिखरे पड़े हैं, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। या तो कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये हुआ इसका केंद्रक के बारे में। और सेकेंड पॉइंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बहुत सारी कोशिका के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे के सारे एक मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, तभी तो साइटोप्लाज्म ये अलग अलग दिखते हैं। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अलग अलग कैसे दिखेंगे, सब आपस में घुल मिल जाएंगे। तो इनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। कौन कौन से, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब इस कोशिका में एब्सेंट है, इसीलिए लिखा है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर ये जो राइबोसोम्स दिख रहे हैं गोल गोल छोटे छोटे आपको, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स या डीएनए वगैरह होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक के डीएनए। इसके अंदर विभाजन जो होता है वो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जो जनरली जिसे माइटोसिस कहते हैं वो इसमें नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस नहीं होती जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस होती है। इसके अलावा ये जो मोटी सी भित्ति दिख रही है ये म्यूसिलेज की कवरी है, श्लेष्मा का आवरण है। श्लेष्मा का आवरण कोशिका के बाहर पाया जाता है, यानी म्यूसिलेज कवरिंग किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। तो ये एक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल के, कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। अब हम इसको देखते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें सबसे बाहर श्लेष्मा का आवरण है, फिर ये सेल वॉल है। नेक्स्ट क्या है आगे देखिए, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और फिर उसके अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही फर्क है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो सबसे बाहर की कवरिंग तो श्लेष्मा का आवरण हो गया, ये म्यूसिलेज शीथ। फिर उसके बाद हो गई ये सेल वॉल, फिर अंदर की जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कई जगह से अंदर को ये खिंची हुई है, देखो 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3, ये अंदर फिंगर जैसा एक्सटेंशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का। ये क्यों हो रहा है पता है? मैंने अभी क्या बताया था, इसमें माइटोसिस नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? माइटोसिस। तो फिर सेल का विभाजन कैसे होता है? 1 से 2, 2 से 4 सेल कैसे बनेंगे अगर माइटोसिस नहीं होगी? तो क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर को घुस रही है ये खिंचती जाएगी इस तरफ से, और ये भी खिंचती जाएगी और आकर के बीच में सेंटर में मिल जाएंगे। और बाकी जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन सब में से भी ये आधे आधे टुकड़े हो जाएंगे, आधा इधर रह जाएगा, आधा इसमें पहुंच जाएगा और ये कोशिका किसमें कितने बन गई? 2 में विभाजित हो जाती है। ऐसे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो अंदर को आ रहा है, ये ऐसे अंदर को जाता जाएगा, इधर से भी जाता जाएगा और सेंटर में आके मिल जाएगा और ये कोशिका फिर से इसमें विभाजन हो जाएगा इधर से भी। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं डेवलपिंग सेप्टम। ये क्या कहलाते हैं? डेवलपिंग सेप्टम, जिससे ये कोशिका का विभाजन होता है। इसको हम कहते हैं ए माइटोसिस। तो माइटोसिस नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? ए माइटोसिस। और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बता ही दिया, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना केंद्रिका है, इसके अंदर बस बिखरा हुआ क्रोमोसोम्स है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसी तरीके से मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, तो उसकी जगह क्या होते हैं? ये लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स हैं। देखो ये ट्यूब नुमा संरचना जो पाई गई है इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पादप अपना खुद का भोजन बनाता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पे इनको हम क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक तरीके से बिखरे हुए हैं और इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसकी शेप नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल्स हैं, कुछ आपको ये कार्बोक्सिजोम्स दिखेंगे, बाकी ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स हैं। तो ये हुआ एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना जो कि सारे साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के मेंबर्स जो भी हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, नॉस्टॉक पढ़ाऊंगी, ऑसिलेटोरिया पढ़ाऊंगी, ये सब साइनोफाइसी के मेंबर हैं जिनमें यही कोशिका पाई जाती है। अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, चित्र बनाने के लिए आता है, तो आपको ये चित्र बनाना है, ये लेबलिंग करनी है और ये डिफरेंस पूरा आपको उसका बताना होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका अभी आपको नेक्स्ट में समझाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ शैवालों में पाया जाने वाला यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड होता है और साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सारी क्लासेस के अंदर हमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
ये मैंने क्लमाइडोमोनास की कोशिका बनाई है। ये इस तरीके की शेप पाई जाती है क्लमाइडोमोनास की कोशिका में। क्लमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है और ग्रीन शैवाल है। ये बाहर की शेप कोई भी हो सकती है यूकैरियोटिक कोशिका की, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है और इस तरीके से नाशपाती के आकार की भी हो सकती है। अंदर की संरचना सेम होती है। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, सामान्यतः फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि रोडोफाइसी में नहीं होते। रोडोफाइसी लाल शैवाल है, उनमें फ्लैजिला नहीं होते। ये फ्लैजिला क्या है, कशाभिकाएं जो कि गति करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। आप देखिए जो पहले सेल बताया था उसमें क्या फर्क है, म्यूसिलेज की परत इसमें नहीं है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, म्यूसिलेज की परत प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये देखिए बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियर की भित्ति दिख रही है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रही है और सेंटर में न्यूक्लियोलस दिख रहा है, यानी केंद्रिका भी दिख रही है। तो ये जो केंद्रक है ये एडवांस्ड केंद्रक है, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक, यू का मतलब नया, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, नया केंद्रक, एडवांस्ड केंद्रक है। और इस केंद्रक में ये जो बाहर जो निकले हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी जुड़े हुए हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम भी वो रफ होता है, और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कपनुमा आकृति दिख रही है आपको, ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कप शेप की जो आकृति दिख रही है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडीज है। जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये चीज़ें नहीं होती हैं, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न क्लोरोप्लास्ट होता है, न गोल्गी बॉडीज होती हैं। जबकि इसके अंदर ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट भी है, ये पूरी एक आकृति दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडीज भी है। ये जो दिख रही है ये गोल्गी बॉडीज है, मैंने इसको लेबल नहीं किया है, मैं इसे आपको बता देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहे हैं, ये भी इसमें है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर आई स्पॉट जो कि क्लैमाइडोमोनास में आपको दिख रहा है। ये सारे सेल्स में जरूरी नहीं कि हर एक यूकैरियोटिक कोशिका में आई स्पॉट मिले। राइबोसोम 70S नहीं है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स हैं। किस प्रकार के हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है उसमें ये ट्यूब्स दिख रहे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये बिखरे हुए थे, इनके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन नहीं थी। ये कपनुमा जो क्लोरोप्लास्ट है ये अलग अलग यूकैरियोटिक कोशिका में इसकी शेप बदल जाती है, किसी में कपनुमा होता है, किसी में स्टार शेप होता है, किसी में रिबन जैसा होता है, किसी में जाल नुमा होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी आकृति यानी शेप डिफरेंट हो सकती है अलग अलग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। यहाँ पे दो वैक्यूल्स दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देते हैं, पानी वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ये वैक्यूल्स। ओके, ये बाकी पूरा साइटोप्लाज्म है। ये आपको पूरा यूकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर मैं वापस से कह रही हूँ, इसकी शेप चेंज हो सकती है, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा ही होगा। क्लोरोप्लास्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। एक और चीज पाई जाती है, ये पायरिनॉइड, ये पायरिनॉइड लिखा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। जैसे इसमें इस कोशिका में तो केवल एक ही पायरिनॉइड है, सेंटर में प्रोटीन होती है, बाहर चारों तरफ इसके क्या होता है, स्टार्च। व्हाट इज पायरिनॉइड अगर पूछेंगे तो सेंटर में क्या है, प्रोटीन और उसके चारों तरफ स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है, रिजर्व फूड है ये पायरिनॉइड। तो इसमें क्लमाइडोमोनास में इस एक क्लोरोप्लास्ट में आपको एक पायरिनॉइड दिख रही है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं शैवालों के जिसमें एक से ज़्यादा पायरिनॉइड आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल की संरचना, जो आपसे कभी भी एग्जाम में डिटेल में पूछी जा सकती है। दोनों तरह की कोशिकाओं का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। केवल सिंगल यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिका का विस्तृत वर्णन करने को आपसे बोला जाए तो आप ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबल करके और एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।